आज की तारीख में जो आप बीजेपी की पॉलिटिकल डोमिनेंस और लेफ्ट पार्टीज की पॉलिटिकल इर्रेलेवेंस ऑब्जर्व कर रहे हो, इस चीज़ का नतीजा आपको 90s के डिकेड में हुई पॉलिटिकल चॉइसेस में मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं था कि लेफ्ट पार्टीज का इर्रेलेवेंस और बीजेपी का डोमिनेंस ये कहीं पे प्री ऑर्डेन था करके, लेकिन 1996 के क्रूशियल इलेक्शंस में दोनों पॉलिटिकल पार्टीज और कंटेस्टिंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज ने जो पॉलिटिकल चॉइसेस की थी, उस चीज़ का नतीजा हम आज भी देख सकते हैं। ये कहानी है कि क्यों बीजेपी की पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म ने उसको एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स बनाया और लेफ्ट पार्टीज की मिसप्लेस्ड आइडियलिज्म ने उसको एक इर्रेलेवेंट पॉलिटिकल फोर्स बनाया। हमारी कहानी की शुरुआत 1925 से होती है। 1925 में दो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयं संघ आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेफ्ट पार्टीज का। ये दोनों ही पॉलिटिकल मूवमेंट्स कंटेस्टिंग थे, एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े थे। तब से लेकर अब तक आरएसएस की पॉलिटिकल विंग बीजेपी एक के बाद एक पॉलिटिकल सक्सेस हासिल करती गई और लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक पॉलिटिकल बैकस्लाइडिंग में फंस गई। 1925 के बाद का जो 3 डिकेड्स का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में आरएसएस और बीजेपी ने अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म और इंडियन कल्चर का टॉर्च बैरर्स बना लिया और लेफ्ट पार्टीज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के कगार पर आकर खड़ी हो गई। 1996 का जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन था जहां पर बीजेपी ने फॉर द फर्स्ट टाइम नेशनल पावर को टेस्ट किया और लेफ्ट पार्टीज ने एक हिस्टोरिकल ब्लंडर कमिट किया। बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद और सदियों की कांग्रेस लीडरशिप की पॉलिटिकल फैटिग के बाद बीजेपी ने 2 सीटों से 161 सीट का जंप मारा। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एज अ मेजॉरिटी पॉलिटिकल फोर्स खड़ी हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार ने उसको नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दिला दी और हिंदुत्व आउटफिट्स की थिंकिंग में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट भी देखने मिला। स्ट्रीट एजिटेशन से शिफ्ट होकर नेशनल गवर्नेंस की तरफ। द लेफ्ट हिस्टोरिकल ब्लंडर। अगर 1996 के इलेक्शंस में अगर बीजेपी नेशनल पावर को टेस्ट करने के लिए उत्सुक थी, वही टाइम पीरियड में लेफ्ट पार्टीज नेशनल पावर को अपने हाथ से लेट गो करने के लिए तैयार थे। वेस्ट बंगाल के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर ज्योति बसु को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट लिटरली थाली में परोस कर दी जा रही थी, लेकिन उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के पॉलिट ब्यूरो ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उनका रीजनिंग ये था कि ज्योति बसु एस वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर पाएंगे इंस्टेड ऑफ एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट को लीड करते हुए। कम्युनिस्ट पार्टी के इस डिसीजन को ज्योति बसु ने पब्लिकली हिस्टोरिकल ब्लंडर करके क्रिटिसाइज भी किया। ज्योति बसु के अलावा अगर किसी दूसरे पार्टी मेंबर ने ऐसे पब्लिकली क्रिटिसिज्म दिखाया होता तो पार्टी उसको निकाल देती। जब बारी आई ज्योति बसु के पॉलिटिकल रिटायरमेंट की, तो अपने पॉलिटिकल रिटायरमेंट के टाइम पर ज्योति बसु को कई सारे नाम से बुलाया गया, जैसे कि साहिब इन धोती, प्रैग्मेटिक पेट्रियार्क, मार्क्सिस्ट बाय कन्विक्शन बट अ लिबरल डेमोक्रेट इन प्रैक्टिस। लेकिन उनके लिए सबसे एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन शायद खुद का दिया हुआ रहेगा, अ रियलिस्ट कंस्ट्रेंड बाय अ डॉगमेटिक सिस्टम। 2004 के एक इंटरव्यू में उन्होंने हिस्टोरिकल ब्लंडर को एक्सप्लेन किया। ऐसा अवसर हमेशा नहीं आता। अगर हम सिर्फ 1 साल भी टिक गए होते तो देश भर के लोगों को हमें समझने का मौका मिलता। वो जान पाते कि हम लोग कौन हैं और किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं। देश के कई सारे लोगों को कम्युनिज्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। लुकिंग बैक हम लोग ये क्लेम कर सकते कि ज्योति बसु की थिंकिंग बिल्कुल करेक्ट साबित हुई, ना सिर्फ उनके पार्टी के लिए बल्कि पूरे लेफ्ट विंग इकोसिस्टम के लिए। कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड व्यूज। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स 1996 के इलेक्शंस में वाजपेयी की 13 दिन की सरकार और ज्योति बसु के हिस्टोरिकल ब्लंडर्स में हमें दोनों हिंदुत्व वर्ल्ड व्यू और कम्युनिज्म के वर्ल्ड व्यू के बीच का डिफरेंस देखने मिलता है। बीजेपी ने प्रैक्टिकल सोचकर नेशनल पावर को कैप्चर किया अपने लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, और कम्युनिस्ट और लेफ्ट पार्टीज ने आइडियलिज्म और आइडियोलॉजिकल प्योरिटी के लिए अपना गोल्डन चांस मिस कर दिया। पॉलिटिकल थियोरिस्ट आदित्य निगम ने कम्युनिस्ट पार्टीज को लेकर ये कहा, द कम्युनिस्ट लिव्ड ऑलमोस्ट फ्रॉम हैंड टू माउथ, protesting on the streets every day, expecting the imminent revolution to arrive and tiring themselves out. The RSS on the other hand, like the tortoise in the fable, went slow and steady. The communists had no imagination of what to do in non-revolutionary times, which is most of the time. 1996 के इलेक्शंस के बाद सिर्फ 2 साल बाद वाजपेयी गवर्नमेंट ने कमबैक किया और मजबूत बनकर एस एनडीए कोalition। 1998 और 1999 में
बीजेपी ने एक स्टेबल कोalition डेवलप किया और एक स्ट्रॉन्ग राइट विंग इकोसिस्टम डेवलप किया। बीजेपी ने सक्सेसफुली इंडिया को ये चीज़ दिखाई कि वो न्यूक्लियर टेस्ट से लेकर टेलीकॉम सेक्टर तक सक्सेसफुली एक मॉडर्न इकोनॉमी को गवर्न कर सकते हैं करके। लॉन्ग टर्म में आरएसएस का जो आउटलुक था वो सक्सेसफुल साबित हुआ। उसने एक डेडिकेटेड ऑन ग्राउंड काडर एस्टैब्लिश की जिसने सर्विस टू द नेशन आउटलुक अडॉप्ट किया। ऑन द अदर हैंड कम्युनिस्ट जो चेंजिंग टाइम्स के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाए, जो बहुत ही ज़्यादा रिजिड थे, वो सिर्फ केरला और वेस्ट बंगाल तक ही सीमित रह पाए। कम्युनिस्ट पार्टीज रिजिडली आइडियोलॉजिक रह गई और धीरे धीरे आउट ऑफ टच जाने लगी। आदित्य निगम ने इस बिहेवियर पर कमेंट करते हुए कहा, जब आरएसएस धीरे धीरे पूरे अपोजिशन को निगलने लगी तभी कम्युनिस्ट अपने ही काडर में से डिसेंटिंग वॉइसेस को और इंटरनल अपोजिशन को निकालने लगी आइडियोलॉजिकल प्यूरिटी के नाम पर। राइट विंग की स्ट्रैटेजी और लेफ्ट विंग की स्ट्रैटेजी के बीच में एक क्रूशियल डिफरेंस ये था कि आरएसएस ने शाखास के माध्यम से, फेस्टिवल्स के माध्यम से अपनी आइडियोलॉजी को एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और पब्लिक की साइकी में इनग्रेन कर दिया। ऑन द अदर हैंड लेफ्ट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का जो आइडियोलॉजी था वो सिर्फ और सिर्फ एलीट एकेडमिकल सर्कल्स, जार्गन फिल्ड बुक्स में रह गया। 1996 के इलेक्शंस के बाद दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच का पॉलिटिकल पावर में डिफरेंसेस और बढ़ने लग गई। एज ऑफ टुडे बीजेपी की मेंबरशिप में मिलियंस ऑफ लोग हैं, जब कम्युनिस्ट पार्टीज के मेंबर्स गिन चुनकर 1 मिलियन का मार्क भी नहीं टच कर पाते। 2023 और 24 के फाइनेंशियल ईयर में बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की इनकम 4,300 करोड़ की थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी जिनकी फंडिंग मोस्टली लोकल बॉडीज से होती है वो किसी भी नेशनल लिस्ट में नहीं आ पाती। वेस्ट बंगाल जिसमें कम्युनिस्टों ने 34 इयर्स के लिए अनइंटरप्टेडली रूल किया, 2021 आते आते उसी वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत पाई। अब केरला लेफ्ट पार्टीज का लास्ट बेस्टियन बन चुका है। 1996 का जनरल इलेक्शंस कोई सिंपल ऑर्डिनरी इलेक्शंस नहीं थी। 1996 का इलेक्शन वो इलेक्शन था जो आगे जाकर इंडिया को डिफाइन करने वाली थी। लेफ्ट पार्टीज की गलती ये थी कि उन्होंने इनफ्लेक्सिबिलिटी को इंटीग्रिटी से कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने आइडियोलॉजिकल प्यूरिटी के चक्कर में पॉलिटिकल प्रैक्टिकलिटी को अनदेखा कर दिया। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज को लेफ्ट पार्टीज के ब्लंडर से ये सीखना होगा, सिर्फ पॉलिटिकल कन्विक्शंस के दम पर आप पॉलिटिकल पावर नहीं जीत सकते, आपको प्रैक्टिकल माइंडेड भी होना पड़ेगा। हमारे अगले वीडियो में हमारा डिस्कशन रहेगा रोस्टिंग आनंद रंगनाथन।